हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम इस सीरीज़ में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं जो सिर्फ रेलवे एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए साइंस के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि साइंस का टॉपिक जो होता है सभी एग्ज़ाम में लगभग सेम ही होता है। इसलिए साइंस को सिर्फ ग्रुप डी के पर्पज़ से नहीं देखिएगा। ये हेडिंग दिया हुआ है, इस पे मत जाइएगा। ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण सीरीज़ है और इसमें 25 क्वेश्चन तो नहीं करवाते हैं, 20 ही क्वेश्चन करवाते हैं रोज़। और ये रोज़ 8 बजे रात में आती है। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग आपको ऐड कर देंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, करेंट अफेयर्स जोन, जिस पे पहले से ही 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और आप हमारे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मेलिएबल डैश के गुण को दर्शाता है। अब देखिए दोस्तों कि मेलिएबल क्या होता है। मेलिएबल मतलब वो होता है कि जिसे हम पीट कर चादर बना सकें। जैसे ये कोई चीज़ है, अब क्या चीज़ है वो बताते हैं। जैसे ये कोई चीज़ है और इसे पीट कर, हथौड़े से पीट कर अगर हम इसको चादर में तब्दील कर दिए, चादर बना दिए इसका, तो ये जो हो गया, ये पदार्थ का ही गुण मेलिएबल कहलाता है। अब किस चीज़ को हम चादर बना सकते हैं। मान लीजिए कि कोई गैर धातु है, मान लीजिए गैर धातु मतलब कार्बन है। जैसे कोयला को तो देखे होंगे कि कोयला को अगर हम पीट दें तो क्या वो चादर बन जाएगा? नहीं। कोयला को पीटते हैं तो क्या मतलब पाउडर के तौर पे, मतलब पाउडर बन जाता है, चादर तो नहीं बन पाता है। अब धातु मान लीजिए कि जैसे लोहा है, तो लोहा का चादर देखते होंगे, सीट देखते होंगे। सोना का सीट देखते होंगे, सोना का तो सीट देखे होंगे लेकिन कभी गौर नहीं किए होंगे। जैसे पंजाब में जो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, उस पर सोना का ही परत चढ़ाया गया है। तो क्या वो टेम्पल पूरा सोना का बना हुआ? नहीं, उस पर सिर्फ परत चढ़ाया गया है सोना का चादर बना के। तो क्या सोना जो धातु होता है उसमें मेलिएबल का गुण पाया जाता है। धातु को हम पीट कर चादर बना सकते हैं। ठीक है, धातु को पीट कर चादर बना सकते हैं, गैर धातु को नहीं। कार्बन को कभी पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता। गैर धातु के यौगिक, इसको भी नहीं, गैस को भी नहीं, गैस को चादर बना सकते नहीं, सिर्फ धातु का ही चादर बन सकता है। जैसे लोहा, सोना, सबसे ज़्यादा मेलिएबल धातु होता है सोना। ठीक है, सोना गोल्ड, जिसको AU से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा धातु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 बिलियन में पानी की 220 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। अब विलयन का सांद्रता कैसे निकालते हैं? देखिए, एक होता है विलयन क्या, विलयन, और एक होता है विलायक, और एक होता है विलय। तो देखिए, विलायक हो गया पानी। जैसे हम अगर शरबत बनाते हैं, जैसे पानी और नमक या पानी और चीनी का शरबत बनाते हैं, तो क्या विलायक मतलब क्या, पानी हो जाता है उसमें विलायक हो जाता है। और विलय क्या है, जो उसमें मिल रहा है वो विलय। जैसे चीनी मान लीजिए, जैसे पानी और चीनी का शरबत बनाना है तो चीनी जो हो गया विलय हो गया। और जो विलायक है, जो ज़्यादा मात्रा में है वो पानी, वो विलायक। जो कम मात्रा में है वो चीनी कम मात्रा में देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पानी देते हैं 50 ग्राम और चीनी दे देते हैं 2 kg, ऐसा तो नहीं करते हैं। हाँ, 1 kg पानी में 100 ग्राम या 50 ग्राम चीनी दे देते हैं। तो जो कम मात्रा में होता है वो विलय मतलब चीनी, जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो पानी यानी विलायक। और ये दोनों को जो मिला के बनता है उसे बोलते हैं विलयन यानी शरबत। ठीक है, इतना चीज़ समझ गए। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 विलियन में, अब विलियन कितना है वो बाद में देखते हैं। 1 विलियन में पानी कितना है, पहले पानी हो गया 320 ग्राम, और नमक कितना हो गया 32 ग्राम। और इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता पूछ रहा है, विलयन की सांद्रता। तो देखिए,
टोटल मेरा विलियन कितना हो जाएगा, विलियन क्या बताया है कि पानी और नमक का कुल योग को विलियन कहते हैं। जैसे शरबत में क्या था, पानी और चीनी दोनों था, तो विलियन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों मिला के, तो विलियन हमारा कितना हो गया 320 और 32 कितना हो जाएगा, 320 में 32 जोड़ देंगे तो 352 हो गया, 352। और हमसे सांद्रता पूछा प्रतिशत, तो नमक की सांद्रता किसी भी मतलब विलियन में जब सांद्रता निकालते हैं तो विलय का सांद्रता निकालते हैं। किसका, विलय का। विलय मतलब कौन, जो कम होता है। तो इसमें कम कौन है, पानी कम है या नमक कम है, नमक कम है, तो कम वाले का सांद्रता निकाला जाता है। तो 32 ऊपर आएगा, नीचे कुल आ जाएगा, ऊपर में विलय, नीचे में विलियन मतलब 352, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.09%। ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 9.09% आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में है। समझ गए। तो इसका हम फार्मूला लिखा दे रहे हैं। जब हमसे पूछे कि द्रव्यमान का सांद्रता निकालने के लिए, तो हो जाता है फार्मूला विलय बट्टा विलियन गुना 100। तो विलय मेरा कितना था, विलय कम वाला को विलय बोलते हैं 32, ऊपर में 32, नीचे में विलियन मतलब विलियन क्या, दोनों को मिला के 320 और 32, 352 नीचे, और उसको 100 से गुना कर देंगे तो हमारा विलियन में सांद्रता निकल जाएगी। ठीक है, सांद्रता हमेशा कम मात्रा वाली चीज़ों की निकाली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम ही है, बस डाटा अलग है। 1 विलियन है पानी की मात्रा। अब यहाँ देखिए पानी की मात्रा, अब देखिए फार्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं कि फार्मूला क्या होता है। हम यहाँ भी विलियन का सांद्रता पूछता है तो विलियन की सांद्रता का फार्मूला क्या होता है, विलय। तो विलय कितना है 36, और नीचे क्या आता है विलियन मतलब दोनों को मिला के, तो 320 और 36 कितना हो गया 356 इंटू 100 से गुना करते हैं। अब जब इसको 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 बट्टा 356। ठीक है, 356। अब यहाँ देखिए कि अगर भाग देंगे, फिर इसको फिर से मिटा के लिखते हैं 3600 बट्टा 356 को एक जगह लिखते हैं। देखिए 3600 बट्टा 356 को जब भाग देंगे तो देखिए भाग भी दीजिएगा तो ऐसे दीजिए, देखिए, लेकिन यहाँ पे डाटा एकदम क्लोज दिया गया है, इसीलिए इसको पूरा ही भाग देना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको भाग देते हैं। अगर एक बार में दिए तो 356 गया, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 4, यहाँ 0, ये 0 आएगा, 356 4 0, फिर 4 0, फिर 0 देते हैं दशमलव देके, फिर 301 बार में तो आ जाएगा 356, बच जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 44 बचेगा, फिर देंगे 0 तो 2 बार में चला जाएगा, नहीं 1 ही बार में जाएगा, तो 10.11 आंसर आया। ठीक है, आप लोग भाग देके देखिएगा 10.11 आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला समझ गए, विलय बट्टा विलियन गुना 100। ठीक है, विलय बट्टा विलियन गुना 100। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व है। अब सभी एसिड में आम तत्व क्या होता है, मतलब आम तत्व मतलब कॉमन, सभी में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए हम 3-4 एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेंगे उसमें कॉमन क्या है। तो देखिए HCl एसिड होता है, H2SO4 एसिड होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड होता है। ठीक है, ये देखिए ये तीनों एसिड का एग्जांपल है। अब ये तीनों में देखिए आम तत्व मतलब कॉमन तत्व क्या होता है। अब देखिए कॉमन तत्व में क्या है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तीनों में हाइड्रोजन। क्या क्लोरीन है, इसमें तो क्लोरीन है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। मतलब क्या है जो कॉमन है, वो हाइड्रोजन जो देखिए वो सभी एसिड में कॉमन होता है, मतलब हाइड्रोजन के बिना एसिड बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो हाइड्रोजन होता है कॉमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। अब पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो होता है वह लिटमस पत्र को प्रभावित करता है। अब कैसे प्रभावित करता है, तो देखिए कि एक चीज़ पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन का जो ये
उसका ये क्या होता है, गुण कैसा होता है, एसिड होता है कि बेस होता है। पहले समझ लेते हैं कि एसिड और बेस जो होता है लिटमस पेपर पर कैसे प्रभाव डालता है। तो देखिए एसिड जो होता है, एसिड जो होता है वह ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है, ठीक है। और बेस जो होता है वो क्या करता है, वह रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड, और बेस क्या करता है, रेड टू ब्लू। ये याद कर लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट क्या है। अगर कॉपर सल्फेट एसिड होगा तो ब्लू से लाल कर देगा, और यदि अगर कॉपर सल्फेट बेस होगा तो वह रेड से ब्लू कर देगा, ठीक है। समझ गए, अगर एसिड होगा तो ब्लू से लाल कर देगा, और बेस होगा तो लाल से ब्लू कर देगा। तो पहले देखना पड़ेगा कि कॉपर सल्फेट क्या है, एसिड है या बेस है। तो उसके लिए कैसे देखेंगे, तो देखिए कॉपर सल्फेट था, ठीक है। अब देखिए कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। जब इसका आयनीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस SO4 माइनस माइनस, ठीक है। अब ये Cu2 में जब पानी मिलाएंगे तो ये किस में टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, CuOH का होल ट्वाइस, और सॉरी दोस्तों एक मिनट, ये टूट जाएगा CuOH का होल ट्वाइस प्लस ये जो आयन होगा वो हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा, यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ, जो अब एक और प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा इसके लिए, वो हम नीचे में लिख देते हैं, ठीक है। जो अम्ल होता है, एसिड होता है, वह पानी में H+ आयन का त्याग करता है, H+ आयन का त्याग करता है, ठीक है। और जो बेस होता है यानी क्षार होता है, समझ लीजिएगा, वह पानी में OH- आयन का त्याग करता है, ठीक है। ये नोट्स है, लिख लीजिएगा कि अम्ल जो है पानी में H+ आयन का त्याग करता है, और जो क्षार होता है वो पानी में OH- आयन का त्याग करता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आया है, H+ आयन आया है, H+ आयन आया है, मतलब क्या, H+ आयन कौन त्याग करता है, अम्ल त्याग करता है। यानी जो हो गया कॉपर सल्फाइड वो क्या हो गया, अम्ल हो गया, क्या हो गया, अम्ल हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और हम क्या बताए थे, अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्या है, लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि अम्ल तो है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये बी ऑप्शन सही हो गया। अब समझ गए, कॉपर सल्फेट का पहले हमको गुण जानना होगा कि कॉपर सल्फेट अम्ल है या क्षार है। उसके बाद ये भी जानना पड़ेगा कि अम्ल जो है लिटमस पे क्या प्रभाव डालता है, और क्षार लिटमस पे क्या प्रभाव जाता है। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार लाल लिटमस को नीले कर देता है। और अम्ल जो है पानी में H+ आयन का त्याग करता है, और क्षार पानी में OH- का आयन का त्याग करता है, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम इसका अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करता है। अब देखिए इसमें पूछा कि कौन सा उत्तक जो होता है वह ग्रंथियों का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें होता है कि उत्तक 4 प्रकार का होता है, ठीक है, लेकिन जो ग्रंथि का निर्माण करता है वह होता है उपकला उत्तक, ठीक है, जिसी को वाहिका उत्तक भी कहा जाता है, ठीक है, जिसी को उसी का नाम है, उपकला उत्तक का ही नाम है वाहिका उत्तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, संख्या डैश होती है, मतलब क्या होती है, अब देखते हैं पहले। समूह किसको बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं समूह, ठीक है। तो देखिए कि जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो एक समूह, अब कोई भी समूह को हम उठा लेते हैं, मान लीजिए कि पहला ही समूह को उठा लिए, पहला समूह क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है। एक सादा पेपर लेते हैं पहले, देखिए क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है,
लिथियम होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। चलिए 3 ही पे देखते हैं। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, यानी एक न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन भी होगा। लिथियम में 3 प्रोटॉन होता है, 3 न्यूट्रॉन होगा। सोडियम में 11 होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होता है, ठीक है। तो देखिए इसका देखते हैं, हमसे पूछा है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कि बाह्य सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो देखिए ये न्यूक्लियस हो गया। अब पहला कक्ष में 2 आता है, लेकिन हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम 1 को फिल कर दिए। अब देखिए कि लिथियम के लिए ये न्यूक्लियस हो गया। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में आता है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास लिथियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 को तो फिल कर दिए, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सोडियम का देखिए, सोडियम के यहाँ बनाते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया। पहला सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। दूसरा सेल में आता है 8 इलेक्ट्रॉन, चलिए 8 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्योंकि इसका 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 2 इसमें दे दिए हैं पहला सेल में, तो 8 दे देंगे, फिर भी 10 ही होगा, 1 फिर भी बच जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। और तीसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है अब? 2 पहला सेल में हो गया, दूसरा सेल में 8 हो गया, 10 हो गया। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 11, लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो अब देखिए कि सभी का मतलब ये सब तो एक ही समूह का है, पहला समूह का है, ये पहला समूह का है। तो सभी का जो मतलब पहला समूह में सभी तत्वों का बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? देखिए इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग जो बोलते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वही हमसे पूछ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि एक समूह के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो सभी में देखें कि सभी मतलब एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो थी समान थी, सब में 1 1 थी। अब 1 1 वो सिर्फ पहला सेल के लिए था, मतलब क्या ऐसा समान थी। इसमें भी मतलब हाइड्रोजन में भी 1 था, लिथियम में भी 1 था और सोडियम में भी 1 था, सोडियम में भी 1 था। बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या समान थी, समान रहती है, ठीक है, समान रहती है, ठीक है। चलिए 1 नहीं बोल सकते हैं, समान रहती है। ये वो हम दिखाए कि पहला ग्रुप का सभी तत्वों में बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होती है, ये दिखाए थे। दूसरा सेल में जाएंगे तो 1 1 जो था वो 2 2 में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया ना? हाँ हो गया। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संग्रहित पानी, ये देखिए जैसे ये बांध है, यहाँ से गेट लगा हुआ है, अब इसमें पानी है, तो यहाँ पे है अभी, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है? अभी इसमें कौन सी ऊर्जा है? ये तो अभी गति नहीं कर रही है, गति करते तो गतिज ऊर्जा होता, ठीक है। ये स्थिर है, लेकिन इसमें कुछ हाइट तो है ना, हाइट है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, यही ना होता है स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। तो mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो देखिए इसमें हाइट तो है, हाइट है, तो इसमें क्या कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा तो होगी नहीं, और गतिज ऊर्जा के लिए चाहिए 12 mv²। तो m तो है मानते हैं, लेकिन क्या v है, वेलोसिटी है, इसमें नहीं है। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा ये तो है नहीं है, तो इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांध में नीचे मोटाई अधिक होता है। देखिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, और दोनों का आंसर जो होता है मतलब काफ़ी क्लोज होता है। बच्चे लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, जब हम भी पढ़ते थे तो हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं, कब इसका आंसर उसमें लगा देते थे, उसका आंसर इसमें लगा देते थे। तो देखिए जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा ही आंसर, इसका सीधा सवाल है कि जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा ही आंसर। हम दोनों क्वेश्चन को साथ में डाले हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए दोनों का आंसर जब देखिए तो लगेगा कि जा ये क्या हो गया, तो सेम ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आंसर देना है, बस इतना ही है। देखिए क्या है, बांध में नीचे मोटाई अधिक होती है। आप बोल रहा कि बांध में नीचे मोटाई, जैसे ये देखिए ये बांध है, मान लीजिए ये बांध है, तो देखिए ऊपर में मोटाई यही है और नीचे देखिए इतना ज़्यादा है, और इधर पानी है, ठीक है। तो बांध में नीचे जो होती है मोटाई अधिक होता है। क्यों होता है? नीचे दाब अधिक है। ये दो क्वेश्चन में
दो ऑप्शन में कंफ्यूज होता है, ठीक है, कंफ्यूजन आती है ये दो ऑप्शन में। नीचे दाब अधिक होता है और नीचे जाने पर दाब बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हमसे सीधा पूछा गया कि बांध में नीचे मोटाई अधिक होती है, तो नीचे मोटाई अधिक होती है क्यों? नीचे दाब अधिक होता है, ठीक है। जाने वाने का भी कुछ बात नहीं बोला कि नीचे जाने पर मोटाई बढ़ती जाती है, ये सब तो कुछ जाने आने का कोई बात नहीं बोला कि नीचे जाने पर मोटाई बढ़ती है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। सीधा बोला कि बांध में नीचे मोटाई अधिक होती है। तो हम इसका जैसे क्वेश्चन पूछा वैसे ही बोलेंगे, क्योंकि नीचे दाब अधिक होता है, नीचे दाब अधिक होता है, बात खत्म और कुछ नहीं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा कि बांध में नीचे की ओर जाने पर बांध की मोटाई बढ़ती है। अब यहाँ जाने आने का बात हो रहा, नीचे जाने पर बांध की मोटाई बढ़ती है। तब जब हमसे नीचे जाने पर पूछा है तो अब हम भी जाने आने वाला ऑप्शन देखने लगेंगे कि जाने आने वाला ऑप्शन क्या है। अब हम भी बोलेंगे कि नीचे जाने पर दाब बढ़ता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लगाए थे? नीचे दाब अधिक होता है, क्योंकि उसमें जाने आने वाला बात नहीं था कि नीचे जाने पर दाब मोटाई बढ़ती है घटती है, कोई कुछ ऐसा तो कुछ बोला नहीं था, जाने आने का बात ही नहीं था यहाँ पे। लेकिन नीचे जाने पर बांध की मोटाई बढ़ती है, तो अब हम भी जाने आने वाला देखने लगेंगे कि हाँ, नीचे जाने पर दाब बढ़ता है, ठीक है। यही दो ऑप्शन में स्टूडेंट कन्फ्यूज करते हैं, हम भी करते थे, लेकिन हम समझ गए कि अब जाने आने वाला रहेगा, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक हैलोजन है। अब हैलोजन किसको बोलते हैं? 17वां ग्रुप को, 17वां समूह को में जितने भी तत्व आते हैं उसको हैलोजन बोलते हैं। और 17वां ग्रुप में क्या क्या आते हैं, कौन कौन सा तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 9, इसका 17, इसका 35, इसका 53, इसका 85। ये सभी को हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, ये सभी को हैलोजन, ये 17वां समूह का तत्व है, ये 17वां समूह का सभी तत्व है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है, 80 होता है एस्टेटाइन। तो इसमें देखिए हैलोजन कौन है? सोडियम है, इसमें हम लिखे हैं कहीं सोडियम, क्रिप्टॉन भी नहीं लिखे हैं, मैग्नीशियम भी नहीं लिखे हैं, क्लोरीन लिखे हैं, देखिए सेकंड नंबर में देखिए है ना क्लोरीन, तो क्लोरीन हो जाएगा, हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, क्लोरीन। पक्षी वर्ग में डैश होती है। पक्षी वर्ग में क्या होती है? पक्षी वर्ग में होती है पंखों के साथ सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन त्वचा। पंख तो होती है सूखी सूखी और ग्रंथि विहीन, मतलब उसमें ग्रंथि नहीं होता है, ठीक है, समझ गए? पंख के साथ सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस क्वेश्चन में समझाना होगा मैं समझा दूंगा, ये सब तो याद करने वाली प्रश्न है। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? अब जब बारिश होता है तो ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में होती है? तो देखिए बारिश से पहले बादल होता है, ऊपर में आकाश में बादल होता है, तो बादल में तो कोई गति नहीं है, अभी गति नहीं है ये, लेकिन हाइट पर है। स्थितिज ऊर्जा के लिए हाइट चाहिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? हाइट चाहिए, ऊंचाई चाहिए, और गतिज ऊर्जा के लिए वेग चाहिए, गतिज ऊर्जा के लिए वेग चाहिए। तो क्या बादल में क्या गति है? नहीं है, हाँ सिर्फ हाइट है। तो क्या हो जाएगा? पहले बादल जब था तो इसमें क्या था? स्थितिज ऊर्जा था, और जब बारिश होने लगा, पानी गिरने लगा, तो इसमें गति आ गई, गति आ गई। तो जब गति आ गई तो इसमें हो गया गतिज ऊर्जा। तो किस में परिवर्तन हो गया? पहले स्थितिज ऊर्जा था, बाद में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो ऑप्शन में देखिए स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा है, डी ऑप्शन देखिए, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती जाती है, हो जाती है, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन क्या था कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसका आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। अब मान लीजिए किसी पदार्थ पर हम, जैसे ये कोई पदार्थ है, इस पर हम बाह्य बल डालें, कोई इस पर फोर्स लगाए, ठीक है, फोर्स लगाए, और इसका आकार बदला ही नहीं, जैसे ये गोल था तो गोल ही रह गया। अगर ये क्यू का शेप में था तो क्यू का शेप ही में रहेगा, मतलब इसका आकार नहीं बदला, जैसे गोल था तो गोल ही रह गया, ठीक है, इसका आकार नहीं बदला। तो बाह्य बल जब लाएंगे तो देखिए बाह्य बल यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसके आकार लगाने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है।
दृग्धता क्या कहता है, क्या कहलाता है, दृग्धता। ठीक है, दृग्धता। बाहीं बल लगेंगे, यहाँ बाहीं बल आएगा इस पहले वाले डैश में और दूसरे वाले डैश में दृग्धता कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, अब मान लीजिए कि त्वरण, पहले देखिए अगर मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है कोई, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है कोई गाड़ी, तो क्या होगी, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, आगे जाएगी तो यहाँ 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगी यहाँ 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ थोड़ा और आगे जाएगी तो 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी गाड़ी की चाल। तो क्या इसमें बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब क्या ये ऋणात्मक नहीं धनात्मक है तब। अब इसी को अगर हम त्वरण का मान ऋणात्मक त्वरण का मान बोलने का मतलब क्या, मंदन, क्या मंदन, रिटार्डेशन मतलब जब देखिए धनात्मक था तो उसका जो वेग था बढ़ रहा था, और ऋणात्मक रहेगा तो क्या, जैसे ब्रेक, कोई गाड़ी में जब ब्रेक लगता है तो क्या उसका वेग बढ़ता है, नहीं, घट जाता है, ब्रेक लगाने पर घट जाता है। तो ब्रेक ही जो समझिए, ब्रेक ही को समझ लीजिए कि मंदन है। ब्रेक का काम क्या है, मंदन करवाना, गाड़ी के जो स्पीड होती है उसको कम कर देना, मंदन कर देना, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन था, त्वरण था, उसको कम कर देना। तो जब ऋणात्मक त्वरण होती है तो पिंड का वेग जो होता है घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, मंदन का मतलब ब्रेक लगा देना एक तरह से समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आ गया, ब्रेक लगाने पर एक कार्य का मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। अब जो ब्रेक जब लगाते हैं तो कोई जो कार होती है, गाड़ी होती है, वो किसके कारण रुक जाती है, किसके कारण रुक जाती है। तो देखिए मान लीजिए ये रोड है, ये रोड है और ये रोड पे मान लीजिए ये कार है, कार इधर जा रही है, मान लीजिए ब्रेक लगाया, और देखिए ब्रेक लगाया, कार तो जा रही थी इधर, और जो एक घर्षण बल काम करता है, एक घर्षण बल काम करता है इसके विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में काम करती है। जब ये ब्रेक लगाता है तो घर्षण बल लगने लगता है, घर्षण बल लगने लगता है, और घर्षण के बल के कारण ही ये कार रुक जाती है। तो किसके कारण रुक जाती है, घर्षण बल के कारण। ठीक है, घर्षण बल के कारण कार जो है रुक जाती है। ये गाड़ी जा रही थी इधर, ब्रेक लगाया, बस घर्षण बल भी कार्य करने लगा और कार रुक जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम HN आयन देता है। अब हम अभी बताए थे पिछले कुछ प्रश्नों में कि अम्ल जो होता है वह H+ आयन का त्याग करता है, और जो क्षार होता है वह OH- आयन का त्याग करता है। ठीक है, अम्ल जो होता है वह H+ आयन का, और क्षार जो होता है OH- आयन का त्याग करता है। अब हम पूछ रहा है कि पानी में घुलने पर कौन सा एसिड H+ आयन त्याग देगा, कौन सा एसिड कम H+ आयन त्याग देगा, कम। अब देखिए जो अम्ल होता है वो तो H+ आयन त्याग देता ही है, मतलब इसमें जो अम्ल होगा वो H+ आयन का ज़्यादा त्याग करेगा, और जो क्षार की तरफ बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे क्षार होते जाएगा, तो वो H+ आयन का त्याग कम करेगा और OH- आयन का त्याग ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें एसिड है। एसिड होगा तो H+ आयन का त्याग ज़्यादा करेगा। देखिए ये HNO3 जो होता है वो एसिड है, H2SO4 ये भी एसिड है, और HCl ये भी एसिड है। ठीक है, बच गया क्या, CH3COOH ये जो होता है वह बेस होता है। तो बेस जो है वो तो OH- आयन का त्याग करेगा। ये तीन जो है, ये दोनों एक नंबर A, B और D जो है वो तीनों जो है अम्ल है, एसिड है, और एसिड होने से H+ आयन का त्याग करेगा। तो हमसे पूछ रहा है एसिड जो कम H+ आयन का त्याग करता है, कम, तो कम कौन करेगा, बेस जो होगा वो H+ आयन का तो त्याग ही नहीं करेगा, वो OH- आयन का त्याग करेगा। तो C ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं। अब ऊनी कपड़े जो है शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों, क्योंकि जो ऊनी कपड़ा होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, सुचालक नहीं कुचालक। ठीक है, कुचालक होता है तो क्यों, कैसे करता है, तो शरीर का गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देता, क्योंकि वो ऊष्मा का तो कुचालक है। तो अगर सुचालक होता तो शरीर का गर्मी को ऊन के थ्रू बाहर जाने देता, लेकिन वो कुचालक होता है ऊष्मा का,
उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए शरीर का गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देता है। इसीलिए जाड़े के मौसम में हमारे शरीर को वो गर्म ही रखती है, क्योंकि उष्मा को वो बाहर निकलने ही नहीं देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्मा गति का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? उष्मा गति का 3 नियम होता है। एक शून्यवां नियम होता है, प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम होता है। ठीक है, तो उष्मा गति का जो द्वितीय नियम होता है वो एंट्रोपी को परिभाषित करता है, एंट्रोपी को परिभाषित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, इसमें देख लीजिए, जो शून्यवां नियम होता है, जो शून्यवां नियम होता है, उष्मा का स्थानांतरण, ठीक, देखिए हम बताते हैं। शून्यवां नियम जो होता है, देखिए ये 3 निकाय है, जैसे ए बी और सी, ए बी और सी। तो इसका तापमान और इसके तापमान में जो होता है वो यहाँ से यहाँ दोनों का तापमान समान है। ये बोला जाता है कि ए का तापमान सी के तापमान के बराबर है और बी का तापमान वो सी के तापमान के बराबर है। अगर ये दोनों का तापमान बराबर है तो यहाँ से निष्कर्ष निकल के आता है कि ए का तापमान बी के तापमान के भी बराबर है। ठीक है, समझ गए? चलिए यही था उष्मा का शून्यवां नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, वही वेग ही समझिए, वेग ही होता है। तो अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी है जो बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा। इसका जो होता है ये किस अनुपात में होता है? ध्वनि का वेग जो होता है तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ध्वनि का जो वेग होता है तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है तो 61 सेंटीमीटर पर सेकंड वेग में वृद्धि होती है। ठीक है, जब तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगी तो 61 सेंटीमीटर पर सेकंड वेग में वृद्धि आती है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लास्ट था। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो उस टॉपिक का नाम कमेंट में लिख दें, मैं उस टॉपिक का अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।